नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10, जिसके अंदर हमारे पास बिंदु चल रहा है राजस्थान में पर्यटन स्थल। आज के पर्यटन स्थल में यानी जिला दर्शन के अंदर हम देखेंगे बाड़मेर जिले को कि बाड़मेर जिले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ देख लेते हैं किराड़ू का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मानक जैसे यह मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हें आप जाकर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुशैली में उभरे कंगूरे, स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों की विशेषता बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि किराड़ू के मंदिर किसको समर्पित हैं, तो भगवान शिव को समर्पित हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ स्थान कुछ इधर उधर रेत के दौरे में बिखरी पड़ी हैं। यहाँ 5 मंदिर हैं, जहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर सबसे ज़्यादा कलात्मकता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। फिर है श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, जैनों के मंदिर भी हैं बाड़मेर में। तो ये भव्य मंदिर जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर पर हमला किया और लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवंश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। गांव वाले इस हमले का आभास होने पर इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था। शांति होने के बाद 15वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को वापस मंदिर में लाकर पुनः स्थापित किया। वैसे 30वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है और यह सबसे बड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो ध्यान रखना, ये किसको समर्पित है? नाकोड़ा जी का जैन मंदिर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। रानी बटियाणी मंदिर बुआसा के नाम से रानी बटियाणी एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी बटियाणी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति की आस्था का केंद्र है। रानी बटियाणी का मंदिर याद रखना है बाड़मेर के जसोल गांव में। यहाँ रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी और भाटी राजपूत थी। राठौर राजा से ईर्ष्या करके बाड़मेर आ गई, परंतु राठौर राजा की बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर देकर मरवा दिया था। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है भरतपुर, इंपॉर्टेंट। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सीधा प्रश्न आता है केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कहाँ है? केवलादेव भरतपुर में है। घने वृक्ष, तालाब, शोरगुल से दूर यह पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सन 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य और 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, इसे संरक्षित अभयारण्य की श्रेणी में कब रखा गया? तो ध्यान रखो 1971 में। और जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई उसके 1 साल बाद में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी की शुरुआत होती वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षियाँ देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे से जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेंट स्टॉक, कोमरेंट, नो बिल्ड डक, वाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी आते हैं और विचरण करते हैं। लोहगढ़ किला, तो इम्पोर्टेंट है, लोहगढ़ का किला भरतपुर में है। नाम से ही प्रभावित है। इस दुर्ग को कोई नहीं जिसका, इसको हमने पीछे के पेपर में पढ़ लिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। और ये ध्यान रखना कि यहाँ का एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में इस पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु लकड़ी के बने हैं। दुर्गों दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है, पानी भर दिया जाता है। किले के अंदर कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल है। किले के 8 विशाल बुर्जों से ज्वार बुर्ज महाराजा ज्वार सिंह ने मुगलों की विजय और फतेह दुर्ग अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में बनाई थी। ये पीछे के अध्याय में जब हम किले पढ़े थे उसमें पूरी तरह से पढ़ा दिया था। बंद बरेठा ये कहाँ है? तो ध्यान रखना, बांध बरेठा कहाँ है? बंद बरेठा भरतपुर में है। यह भरतपुर का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार जाता था, यानी राजा ही जाते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है।
महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में यहाँ पर बांध का निर्माण करवाया और 1897 में राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया, जो कि भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बारेठा में चौपाई जानवरों के अलावा 200 से अधिक पक्षी। बस इतना ही प्रश्न बनता है कि बंद बारेठा कहाँ है, तो ध्यान रखना भरतपुर है। गंगा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। गंगा मंदिर कहाँ है, तो भरतपुर में है। तो ऐसे याद रखो, गंगा नदी कहाँ है, भारत में है, और भारत से याद रखना भरतपुर। लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल, द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। उनके उत्तराधिकारी राजा विजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा की मूर्ति की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारी तथा समर्थ लोगों ने 1 माह का वेतन दान में दिया था। यह मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब आ गया भीलवाड़ा। मेनाल जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, वस्त्र नगरी जिसे बोलते हैं। तो ये तीनों ही प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान रखना। भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का झरना यहाँ जलप्रपात है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी यहाँ कोई विशेष प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर है मांडलगढ़, कहाँ पड़ता है मांडलगढ़, ये भी भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो ये दुर्ग है मांडलगढ़ का दुर्ग, तो ये याद रखेंगे कहाँ है, तो ये ध्यान रखना। इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध में पूर्व सेनापति मान सिंह ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। लगभग आधा मील लंबा पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और खाइयों की सुरक्षा के साथ अडिंग है। किले में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक शिव को है और दूसरा कृष्ण भगवान को समर्पित है। शाहपुरा भीलवाड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, फड़ के लिए। भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा रामसनी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है शाहपुरा। ध्यान रखना, कौन से संप्रदाय का है, रामसनी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है। पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ 5 दिन फूल डोल मेला लगता है। मैं फूल के ढोल हो जाऊंगी, ध्यान रखना, कब, जब सहन से आएंगे, तो ऐसे याद रखना। फूल डोल मेला कहाँ आयोजित होता है, शाहपुरा में, जहाँ फाल्गुन शुक्ला में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है, जो छज्जों, महलों, छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके उत्तरी भाग में रमणीय झील, शहर के सुंदर दृश्यों को देखा जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनका संबंध किससे है, तो शाहपुरा से, तीनों का। त्रिमूर्ति स्मारक बारठ जी की हवेली, जो अब राज्य के संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है। पिमणिया तालाब यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रण के लिए फेमस रहा है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। फिर आता है बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है, कुएं और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और बूंदी का है तारागढ़ फोर्ट। राजपूत शैली में 1354 में राजा बर्क सिंह द्वारा निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षण का केंद्र है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, बर्क सिंह ने। बर्क सिंह ने। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं। दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडलों द्वारा छतरियाँ, वर्गाकार छत और हाथी और कमल के रूप में इसकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। फिर आता है 84 खंभों की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, कहाँ है, बूंदी में है। एक 32 खंभों की छतरी है, एक 84 की। तो आपको ऐसे याद रखना, 84 रुपये किलो क्या आती है, बूंदी आती है, ऐसे याद रखेंगे। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध द्वारा अपनी धाय भाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी हुई है। तो ध्यान रखना, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। यह एक प्रभावशाली और सुंदर संरचना है, जिसको पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी के लिए इसको देखने आते हैं, जिसपे हिरण, हाथी, अप्सराओं का चित्रांकन है। फिर आता है चित्र महल बूंदी।
किसी ज़माने में चित्र महल बहुत ही शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फुहारे लगे थे। बहुत से तालाब थे जिसमें विविध प्रजातियां अनोखी विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए इसका नाम चित्र महल रखा गया है, क्योंकि इसकी सभी दीवारें, छतों को बेहद ही सुंदर और आकर्षण पेंटिंग से सजाया गया है। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनीचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्य, हाथी और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इस शैली को देखने को मिलते थे। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है, जिसे राजा उमेश सिंह के आदेशों से बनाया गया। ये प्रश्न पूछा गया कि चित्रशाला किसने बनाई थी, तो उमेश सिंह ने बनवाई थी। ये प्रश्न याद रखिएगा। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स या पेंटिंग को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कलाकारों द्वारा पेंटिंग की गई चमक और रंग अपने मूल रूप में आज भी मौजूद है। रानी जी की बावड़ी, और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया प्रश्न है। किसी को नहीं आया था उस समय, ये नहीं पता था कहाँ से आया, परंतु ये इस किताब से आया था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वीन स्टेवेल, रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के राजा किसने बनवाई थी, ये प्रश्न पूछा था। राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी किसकी, नाथावती, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसने बनवाई और किसके लिए बनवाई, तो ध्यान रखना अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी और नाथावती के लिए बनवाई थी। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज की उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उसकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। फिर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला अपन पढ़ चुके हैं। पेपर में प्रश्न आता है किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है, और बाकी हम सब चीज़ें पीछे के अध्याय में इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर विजय स्तंभ, ध्यान रखना कब बनवाया था और किस युद्ध के बाद में बनाया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर बनवाया था, उसकी जश्न की पार्टी में बनवाया था, और 1440 में इसको बनाना शुरू किया। 8 वर्षों से निर्मित हुआ शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ में देखने को मिलता है। इसमें कितनी मंजिलें हैं, तो ध्यान रखना 9 मंजिलें हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलंकृत हैं। ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है। ऊपर जाकर बालकनी में पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। और विजय स्तंभ पता ही आपको, अजमेर बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है एक तो, और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ के रूप में है। फिर है कीर्ति स्तंभ, जैन धर्म का। तो जैन, ये पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, ध्यान रखना आदिनाथ को समर्पित है। ये प्रश्न आया हुआ है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इसमें 6 मंजिलें हैं, उसमें 9 हैं। 6 मंजिलों पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिल पर सैकड़ों लघु मूर्तियां शिलांकित की गई है। भैंसरोडगढ़, ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ किला, ये 2 आदमियों ने बनाया था, पीछे पढ़ चुके हैं, भैंसा और रोड़ा ने। तो ध्यान रखना ये किस नदी के किनारे है या किस नदी से घिरे हुए हैं, तो ध्यान रखना भैंसरोडगढ़। भैंस कौन रखते हैं, ब्राह्मण रखते हैं, और ब्राह्मण उसकी चमड़ी को हाथ नहीं लगाते, ऐसे याद रखा हुआ है। तो देखो चंबल और ब्राह्मणी, ऐसे याद रखेंगे। गिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने लिखा कि यदि राजस्थान में कोई मुझे जागीर या कोई संपत्ति देने की पेशकश करे तो मैं उसे भैंसरोडगढ़ के रूप में चुनूंगा। कि मैंने कोई चीज़ देनी चाहे, कोई पूछा रास्ता में तेन के चाहिए, तो मैं वो भैंसरोडगढ़ को जो दुर्ग है भी नहीं देना चाहूँ किले ने। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। हालांकि यह 2री शताब्दी में निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया और यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया। वर्तमान में यह किला शाही परिवार का एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। 3 तरफ नदियों से घिरे अरावली पर्वतमाला और घने जंगलों के बीच इस किले की खूबसूरती विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिर आता है डी से याद करना है धौलपुर, और दौसा और धौलपुर 2 जिले हैं अपने, है ना, डी से। तो दौसा को पढ़ लेते हैं। चांद बावड़ी, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है चांद बावड़ी कहाँ है, तो आबानेरी दौसा में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। किसने बनाई थी? च से चांद और च से चंद्र सिंह, राजा चंद्र सिंह ने बनवाई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी और यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी अगर पूछ ले कि अब अनेरी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। फिर आता है हर्षद माता का मंदिर, ये कहाँ है? अब यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पहले बताया हर्षद, सीधा हर्ष का पूछेगा तो सिक्कर में है, परंतु हर्षद माता का पूछेगा तो अब अनेरी दौसा में है। चांद बावड़ी जो है उसके परिसर में बना हुआ है, ये हर्षद माता को समर्पित है। और ये हर्षद माता उल्लास की देवी, ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है, भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। फिर आता है धौलपुर। अब धौलपुर में को क्या क्या है? वन विहार अभयारण्य। सीधा सा प्रश्न, इजी सा प्रश्न, कोई पूछ ले कि वन विहार अभयारण्य कहाँ है तो कोई नहीं कर पाएगा। अब ध्यान रखना वन कहाँ है? धौलपुर में है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, ये प्रश्न बनेगा कि कहाँ है, तो याद रखना मचकुंड इम्पोर्टेंट है। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मच्चुकुंद के नाम से इस प्राचीन और पवित्र स्थान का नाम रखा गया। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुचंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उन्हें उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण से इसे पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है। मचकुंड कहाँ है? तो याद रखना है मचकुंड धौलपुर में है। इसके मचकुंड को एक और भी कहा जाता है, जैसे तीर्थों की नानी देवयानी है, तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर को कहा जाता है। उसी प्रकार तीर्थों का भांजा कौन है? तो ध्यान रखना मचकुंड है, याद रखना थोड़ा सा। तालाब शाही 1617 में तालाब शाही एक मशहूर खूबसूरत झील शहजादे शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में बनाई गई। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिंटेल, रेड कोर्सेज पोस, बतख, कबूतर आदि। तो चलो आज हम डूंगरपुर को और पढ़ लेते हैं, बाकी फिर कल हम हनुमानगढ़ को पढ़ेंगे। तो डूंगरपुर, मैंने कहा बनेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, अच्छी तरह से रट लीजिएगा। बनेश्वर मंदिर कहाँ है? पहला प्रश्न। तो बनाते कौन है? बनाते तो डूंगर है। जो बड़े बड़े डूंगर होते हैं ना, डूंगर का मीन्स होता है पहाड़, तो बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, तो ऐसे याद रखो, बन से याद रखो डूंगरपुर। किस नदी के किनारे है? तो सोम और माई नदियाँ में डुबकी लगाने के बाद बनेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तगण समर्पण भाव से आते हैं। इस अंचल में सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बनेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माई नदियों के तट पर, ध्यान रखना है किस नदी के तट पर है? सोम और माई नदी के तट पर 5 फीट ऊंचा यह स्वयं भू शिवलिंग शीर्षक से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बनेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत भगवान विष्णु को अवतार मानने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा निर्मित किया गया है। तो किसकी बेटी थी? जनक कुंवरी मावजी की। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित था जहाँ मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया। मावजी के 2 शिष्य अजय और वाजय ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। अब पीछे कहा था कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो अजमेर में है, परंतु यहाँ कह रहे हैं कि दूसरा मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा यहाँ सोम माई नदियों के संगम पर विशाल मेला भरता है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कब भरता है? माघ मास की शुक्ल पूर्णिमा। तो पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में आती है। यहाँ दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग आदिवासी पवित्र स्नान करने के लिए मंदिरों में पूजा करने आते हैं। तो बेनेश्वर धाम जो है इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। गलियाकोट, तेरी गलियाँ है। तो गलियाकोट याद रखना किस संप्रदाय का है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का ये पवित्र स्थान है। गलियाकोट मैंने बताया था, गलियाँ कहाँ है? डूंगरपुर की गलियाँ। किसकी गलियाँ? डूंगरों के अंदर क्या होते हैं? डूंगर बनते हैं और उनमें गलियाँ होती हैं, तो याद रखना डूंगरपुर में है। माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट एक गांव है। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की मज़ार के लिए जाना जाता है। तो गलियाकोट किसके लिए फेमस है? फखरुद्दीन की मज़ार पर उर्स भरता है। तो फक्कर आदमी कहाँ घूमता है? गलियों में घूमता है, ऐसे याद रखना। ये एक प्रसिद्ध संत है जिनकी मृत्यु के बाद गाँव में दफना दिया गया था। यह मज़ार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है। इसकी दी हुई शिक्षाएँ दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है।
गुंबद के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत स्वर्ण पत्थरों से सजाया गया, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कबर पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया। फिर आता है गेव सागर झील, इंपॉर्टेंट है। गेव सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है। बस झील का सीधा सा प्रश्न है कि गेव सागर झील कहाँ है, तो डूंगरपुर में है, ठीक है। और इस झील के किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है, और इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, और विजय राजेश्वर मंदिर भी शामिल है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। विजय राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अपने नए जिले के साथ जिसका नाम होगा हनुमानगढ़। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।